हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट आ चुकी है, दैट इज़ ऑन 24 नवंबर। मतलब 24 नवंबर को हमारा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होने वाला है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो अभी तक हमारे हाथ में कोई भी 2024 की नई सिलेबस नहीं आई है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे या पुराने क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे? अब देख सकते हैं, हमने अपने सामने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की वेबसाइट खोली हुई है और इसके अगर हम सिलेबस के सेक्शन में जाते हैं और अगर सिलेबस हम देखें, तो अभी तक इन्होंने जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम हमारा 17th हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस अपलोड किया हुआ है। मतलब एआईबी 18th लास्ट ईयर एआईबी 18th हुआ था, उसका सिलेबस भी नहीं था। तो 18th के टाइम हमने एआईबी 17 के सिलेबस से कंटिन्यू किया रहा था। और जो ये 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, दैट इज़ एआईबी 19। तो 19 के पेपर के लिए क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज हैं वो आने वाले हैं, या हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज ही कंटिन्यू करने वाले हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। देखा जाए तो आज ऑलरेडी हमारा 7 कंप्लीट हो चुका, और यहाँ से हमारा एग्ज़ाम 24 नवंबर को है। मतलब मुश्किल से हमारे हाथ में 2 से ढाई महीने हैं। और आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले साल अराउंड 50% लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करा था। मतलब एआईबी एग्ज़ाम एक डिफ़िकल्ट लेवल का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सारे बैरेक्स लेकर गए, अब वहाँ पर जाके आपने आंसर कर दिया और आप पास हो जाने वाले हैं। इसके लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज़ 50% बच्चे अगर एक कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं करने पा रहे हैं, इवन आफ्टर हैविंग एन ओपन बुक एग्ज़ाम, मतलब ये एग्ज़ाम एक डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर तो देता ही है। अब देखा देखा जाए, अगर हम 17 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, तो इसमें अराउंड हमें 19 सब्जेक्ट्स पूछे गए थे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। आपको हमने बता दिया है कि 45 मार्क्स लाना ज़रूरी है फॉर द जनरल कैटेगरी, और बाकी कैटेगरीज़ का भी हमने पुराने वाले वीडियो में हमने बता दिया है। 40% और 45% का जो कैप रखा गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल कैटेगरी सबके लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको 40 या 45% तो लाना ही है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब हम एआईबी 17 का अगर सिलेबस देखते हैं, तो हमें प्रेजेंट में हमारे हाथ में सिर्फ इतना चॉइस है कि हम 17 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। हमारे साथ या तो ये हो सकता है कि हमारा जो क्रिमिनल लॉज है, क्रिमिनल लॉ के पेपर को अभी हम ना पढ़ें। अगर आपको ये उम्मीद है कि हाँ, 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद सिलेबस अपडेट हो सकता है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का, तो आपके हाथ में या तो ये है कि आप पुराने क्रिमिनल लॉज़ अभी ना पढ़ें, और जो उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हैंड इन हैंड पुराने क्रिमिनल लॉज़ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चांसेस तो कम है कि नए क्रिमिनल लॉज़ अपडेट करके ऐड किया जाए। बिकॉज़ जो बच्चे इस साल पास आउट हुए हैं, जिन्होंने 5 साल का लॉ करा था या 3 साल का लॉ करा था, और इस साल वो पास आउट हुए हैं, तो इतने कम टाइम में उनके लिए नए क्रिमिनल लॉज प्रिपेयर करना एक डिफिकल्ट टास्क तो है, नो डाउट, बिकॉज 1 जुलाई 2024 से ही नए क्रिमिनल लॉज ऐड हुए हैं। तो अगर देखा जाए, तो हमारे पास प्रेजेंटली 19 सब्जेक्ट्स है हमारे हाथ में, और इसे हम 19 भी नहीं कहेंगे, अराउंड 25 सब्जेक्ट्स ये सारे चले जा रहे हैं। बिकॉज जैसे ये फैमिली लॉ में हमारा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दोनों इंक्लूड हो जाता है। अब हिंदू लॉ की अगर हम बात करें, तो हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट अलग से है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अलग से है, कई सारे हिंदू लॉ में भी एक्ट हैं और कई सारे टॉपिक्स मुस्लिम लॉ में भी हैं। तो इसी तरह से फैमिली लॉ 2 सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अलावा हम टॉट की बात कर लें, जो 15 नंबर पर है, तो लॉ ऑफ टॉट हो गया, उसमें मोटर एंड व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि खुद एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर हम प्रॉपर्टी लॉ में जाएँ, तो प्रॉपर्टी लॉ इज़ ऑल्सो अ सिविल लॉ, लेकिन प्रॉपर्टी लॉ में भी कई सारे टेक्निकल टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो समझने में हमें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज टीपीए इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो वो भी एक डिफरेंट एक्ट हो गया। तो मिला जुला के हमारे पास अराउंड 25 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो 25 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना विद इन 2.5 मंथ्स इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि हमें पुराने लॉज़ पढ़ने चाहिए, या हम सिलेबस का इंतज़ार कर लेते हैं नए लॉज़ के लिए, तो ये एक तरह की आपकी लॉस होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम आप यहाँ पर देने जा रहे हैं, जो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज,
सीपीसी इज अ मेजर चंक, 10 नंबर का तो सीपीसी पूछा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सीपीसी कर सकते हैं, 20 नंबर आपका यहाँ से बन गया। अगर हम सिर्फ क्रिमिनल लॉज को छोड़ें तो क्रिमिनल लॉ में आईपीसी 8 नंबर की आती थी, सीआरपीसी 10 हो गया और एविडेंस एक्ट भी 8 नंबर के हो गए। मतलब टोटल हमारे पास ये 26 नंबर का हो गया। तो 26 नंबर के चक्कर में हम बाकी सारा 74 नंबर का मार्क्स अपना रिस्क में डाल रहे हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि क्या पता उस 26 नंबर के जो सब्जेक्ट्स हैं हो सकता है नए अपडेट होकर आ जाएं। तो उसके बजाय आप ये करिए कि आप, अगर आपको उम्मीद लग रही है कि सिलेबस चेंज होने वाला है, तो फिलहाल के लिए क्रिमिनल लॉज को होल्ड पे आप कर दीजिए, और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है 10 नंबर के वो पढ़ लीजिए। आप सीपीसी कर लीजिए 10 नंबर के, 20 नंबर के आपके यहीं हो गए। फिर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल एंड आर्बिट्रेशन एक्ट, ये 4 नंबर का है, तो ये 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ दोनों ही मेजर चंक है, दोनों पढ़ने में आपको टाइम लगने वाला है। आपको पता है मुस्लिम लॉ की बैरेक्ट भी नहीं है, कुछ कुछ एक्ट्स हैं जिनमें मुस्लिम लॉ की बैरेक्ट है, अदरवाइज जो बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उसे आपको विदाउट बैरेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो मतलब मुस्लिम लॉ तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ करके आपका 8 मार्क्स यहाँ पर हो जा रहा है। फिर पीआईएल की जो टॉपिक है वो भी 4 नंबर की पूछी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ये भी 3 नंबर का है। प्रोफेशनल एथिक्स पर देखा जाए तो ये भी 4 नंबर का है। कंपनी लॉ 2 नंबर की आएगी। इन्वायरमेंटल लॉ हमारा वो भी 2 मार्क्स का है। साइबर लॉ है जो वो भी 2 मार्क्स का है। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 नंबर के हैं। लॉ ऑफ टॉट में तो यहाँ कई सारे सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी साथ में जोड़ दिया गया, तो इनका 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। अब लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, अब टैक्स लॉ भी 4 नंबर के हमारे हाथ में है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे 8 नंबर के आ रहे हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट हमारा 2 नंबर का हो गया, एंड आईपी लॉ हमारा 2 नंबर का हो गया। मतलब 2 2 नंबर करके, 4 4 नंबर करके हमारे हाथ में टोटल 74 मार्क्स हैं, जो कि ये 3 क्रिमिनल लॉज के अलावा जो सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इन सब्जेक्ट्स पे पहले फोकस करिए। सबसे पहले आप देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, हमारा सीपीसी हो गया, फिर यहाँ फैमिली लॉ हो गया। फैमिली लॉ के बाद देखा जाए तो टॉर्ट लॉ में भी 5 नंबर के क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है कि इन 4 सब्जेक्ट मिलाकर आपके 8 नंबर के क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले सेफ हो जाइए अपना इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के। मतलब आपको पता है 40 नंबर या 45 नंबर स्कोर करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप 40 45 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे पहले आप सेफ सेफ खेलिए। सेफ साइड अगर आप हो जाएंगे, उसके बाद जो भी अगर सिलेबस अमेंड भी होता है तो नए क्रिमिनल लॉज हम फटाफट पढ़ लेंगे, क्योंकि 26 नंबर का वो पढ़ना है। अगर हम इंडेक्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारा कई पार्ट कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि अगर हमारा इंडेक्स अगर एक बार हो जाता है तो एग्ज़ाम में हमें उस क्वेश्चन का आंसर खोजने में आसानी होने वाली है। क्योंकि आपको पता है ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम में आप अपना बैरेक्ट लेकर जा सकते हैं, बैरेक्ट में आप वहाँ जाके आंसर्स खोज सकते हैं। तो एटलीस्ट आप इतना खुद को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपके ये 40 45 नंबर क्या, आपका जो हाथ में 74 नंबर बन रहा है विदाउट टचिंग द क्रिमिनल लॉज, उन 74 नंबर में 70 तो आपका हो ही जाए। सारे सब्जेक्ट्स आपको कर लेने हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए जो मेजर लॉज है उससे स्टार्ट करिए, जो ज़्यादा वेटेज के नंबर हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बाकी जो क्रिमिनल लॉज हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ दिनों में आपका बाकी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए और नया कोई सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस नहीं आया है, तो हम ये मान सकते हैं कि हमें पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और हमारे पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट आने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इन 3 सब्जेक्ट्स को करना स्टार्ट करेंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स को करना हमारे लिए रिलेटिवली ईजी होने वाला है, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट्स को हमने अपने 3 इयर्स लॉ में या 5 इयर्स लॉ में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार अगर हम इसे रिविजन कर लेते हैं तो नए क्रिमिनल लॉज भी पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा, बिकॉज नए क्रिमिनल लॉज में मोस्टली क्या हुआ है, ज़्यादातर उन्होंने सेक्शंस के हेर फेर किए हैं। मतलब जो सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमारा रेस जुडिकाटा, एविडेंस एक्ट के रेस जुडिकाटा सेक्शन 6 में दिया हुआ था, अब वहाँ पर हमने चेंज करके उसे सेक्शन 4 में कर दिया है। इसी तरह सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट में हमने डाइन डिक्लेरेशन देखा, वही जो नए क्रिमिनल लॉ है उसमें सेक्शन 26 कर दिया गया है। बाकी मेजरली हमारा जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, और कुछ कुछ जो कंसेप्ट चेंज हुए हैं, जहाँ पे नए अमेंडमेंट्स आए हैं, नए नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं, वो मैं अपने चैनल पर आपको बता देने वाली हूँ। एक लेक्चर लूँगी मैं बीएनएस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आईपीसी के कंपेयर करके, वो मैं वीडियो बना दूंगी। सीआरपीसी और एविडेंस का भी सिमिलर कर दूंगी कि जो आपको
तब आप अपनी नए बैरेक्ट में जो आपके जो नए सब्जेक्ट आने वाले हैं, अगर क्रिमिनल लॉज चेंज होते हैं तो उस नए बैरेक्ट में आप वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप बगल में लिख लीजिएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तब आपको वो वो टॉपिक्स भी खोजने में इजी हो जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम। तो इस तरह से आपको एक टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। आप यहाँ पर अभी पुराने सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चलिए, मेरा ये सजेशन है, बिकॉज टाइम की बहुत कमी है। 2 से ढाई महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाने वाला है और आपको ये पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, अराउंड 50% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो अगर आप नए सिलेबस का इंतज़ार करने वाले हैं तो यहाँ पर एक भूल आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पास होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका मार्क्स नहीं दिखाने वाला है किसी भी रिजल्ट में। जो AIB का जो फाइनल जो स्कोर कार्ड आता है, स्कोर कार्ड में सिर्फ लिखा रहेगा कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं उस एग्ज़ाम में। तो अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं, नहीं मुझे 100 में 100 लेकर आना है, मुझे सारे 25 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उससे आपका यहाँ पर अभी सिर्फ लॉस होने वाला है। आप सबसे पहले अपना सेफ स्कोर करिए, 40 या 45% जो भी है, सबसे पहला टारगेट उसे लेकर चलिए कि कम से कम समय में मेरा वो चीज़ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम आगे के सब्जेक्ट कर करके एक सेफ स्कोर के लिए हम आगे के सब्जेक्ट को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपका अभी के लिए शेड्यूल होना चाहिए। आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं आपको किस तरह से प्लान करना है, किस तरह के सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इसमें हमने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की सिलेबस देखिए कि 17 का सिलेबस था। AIB 17 मतलब लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सिलेबस है, और लास्ट ईयर जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था वो AIB 18 था। अब आप AIB 19 देने वाले हैं। तो AIB 19 के सिलेबस का इंतज़ार किए बिना आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर सिलेबस में कोई चेंजेस भी आ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप इजीली क्रैक कर लेंगे। थैंक यू।